डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 331 से लेकर 350 तक। क्वेश्चन 331 में गिवन है कि ए और बी उनके एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा और बीटा है, और थीटा है वो ऑब्जर्व्ड एंगल है, और करेक्ट हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना है। तो एक क्वेश्चन में मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। सेक्सटेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का हम हॉरिजॉन्टल एंगल या वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं। तो एक तो इसने दिया नहीं है कि थीटा है ये कौन सा एंगल है। अगर ये हॉरिजॉन्टली है तब तो फिर ये पूछा कौन सा एंगल है, और अगर ये वर्टिकल है तो आई डोंट थिंक इसकी हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल एंगल निकाल पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं लग रहा, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 332। क्वेश्चन 332 में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पे थोडोलाइट के रिगार्डिंग। यहाँ पे एक तो इसने ये टर्म यूज किया ट्रांजिट एक्सिस। तो टेलीस्कोप को जब हम वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांजिटिंग, और ये जिस एक्सिस के अबाउट हो रहा है उसको इसने ट्रांजिट एक्सिस बोल दिया। ऐसे स्टैंडर्ड कोई डेफिनेशन बुक में नहीं है, बट इसने इसी के रेस्पेक्ट में यूज किया है कि जिस एक्सिस के अबाउट ट्रांजिटिंग हो रहा है वो है ट्रांजिट एक्सिस। और ये अगर टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप को हम 180 डिग्री से वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, तो ये रोटेशन होता है इस एक्सिस के अबाउट रहता है, और इस एक्सिस को हम ट्रूनियन एक्सिस भी बोलते हैं। तो इट मींस ट्रूनियन एक्सिस को ही इसने ट्रांजिट एक्सिस बोला है। ए में बोला है टेलीस्कोप की एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होगी ट्रांजिट एक्सिस से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है और हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रीडिंग ले रहे हैं तो इस तरीके से कुछ ट्रूनियन एक्सिस होगी जिसके परपेंडिकुलर होगी वो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होगी। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप वो लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ आईपीस और सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव को कनेक्ट करती है। स्टेटमेंट बी में बोला है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ट्रांजिट एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो रोटेशन की बात हो रही है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जब टेलीस्कोप को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं तो ये रोटेशन होता है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो वर्टिकल एक्सिस होती है। तो वर्टिकल एक्सिस कुछ इस तरीके से होती है, और ट्रांजिट एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होती है। तो बी भी करेक्ट है। सी में गिवन है कि टेलीस्कोप एक्सिस, ट्रांजिट एक्सिस और रोटेशन एक्सिस है, ये तीनों सेंटर ऑफ थोडोलाइट से पास होते हैं। इस डायग्राम में अगर हम इन तीनों एक्सिस को प्लॉट करें तो ये तो ट्रूनियन एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस होगी वो कुछ ऐसे होगी, और अगर टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में जो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। एक लाइन होगी जो प्लेन ऑफ पेपर से अंदर की तरफ जा रही होगी और बाहर की तरफ निकल रही होगी, बिल्कुल प्लेन की एक परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो ये तीनों ही एक दूसरे को सेंटर पे कट करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये होता है सेंटर ऑफ थोडोलाइट। तो डी भी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 333। क्वेश्चन 333 में कुछ कंडीशंस गिवन है कि अगर थोडोलाइट परफेक्ट एडजस्टमेंट में है तो उस केस में कौन सी कंडीशन है वो ट्रू होगी। ए में बोला है कि रोटेशनल एक्सिस है वर्टिकल है ट्रांजिट एक्सिस के, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में गिवन है कि ट्रांजिट एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ कॉलिमेशन के, तो इस तरीके से कुछ लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है और इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर होती है वो ट्रांजिट एक्सिस होती है, तो बी भी करेक्ट है। सी में गिवन है कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन है उसको अगर हम टेलीस्कोप को एलिवेट या डिप्रेस्ड कर रहे हैं तो वो एक वर्टिकल प्लेन में स्वीप आउट होगा। कि जैसे टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल था, अब हमें कहीं पे एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करना है, तो टेलीस्कोप का जो मूवमेंट हो रहा है वो एक वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, ना कि इसे इंक्लाइंड प्लेन में। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 334 में कुछ स्टेटमेंट गिवन है और इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। ए में गिवन है कि टेंजेंट स्क्रू हमें हेल्प करता है स्मॉल मोमेंट कराने के लिए। तो टेलीस्कोप को हम रफली साइड कर देते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, उसके बाद एग्जैक्टली हमें क्रॉस हेयर्स को बाइसेक्ट कराना है अगर रेंजिंग रोड को, तो उस केस में टेंजेंट स्क्रू की हम हेल्प लेते हैं और स्लोली मूवमेंट करवाता है वो टेलीस्कोप का। तो ए करेक्ट है। बी में बोला है कि ट्राइपॉड के ऊपर लेवलिंग हेड या ट्राई ब्रेक लगा होता है। एक तो ये BRACH है और ये स्पेस नहीं है बीच में। तो अगर आपने थोडोलाइट देखा है तो ये ट्राई ब्रेक कुछ इस टाइप से होता है
सबसे पहले हम ट्राइपॉड को सेट करते हैं, उसके बाद इसको ऊपर लगाया जाता है, इसके ऊपर थ्रोडोलाइट सेट किया जाता है। तो ये बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी में गिवन है कि जो लेवलिंग स्क्रू होते हैं, 3 स्क्रू होते हैं, नीचे लेवलिंग के मोस्टली 3 होते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इनकी हेल्प से हम लेवल करते हैं इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर रहे हैं, मतलब जो उनकी लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल है और जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट हो रहा है वो वर्टिकल है। तो ये यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट सी में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 335 में अगेन स्टेटमेंट गिवन है। एक तो यहाँ पे करेक्ट है ट्रांजिट है, ट्रांसमिट नहीं है। तो वो थ्रोडोलाइट जिसका टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकता है उसको बोला जाता है ट्रांजिट या ट्रांजिट थ्रोडोलाइट। और जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो जो वर्टिकल सर्किल है अगर वो हमारे लेफ्ट साइड में है तो हम उसको बोलेंगे लेफ्ट फेस रीडिंग, और अगर राइट साइड में है तो उसको बोला जाता है राइट फेस रीडिंग। और लेफ्ट फेस टू राइट फेस हम मूवमेंट करते हैं वो होता है ट्रांजिटिंग, जिसमें हम 180 डिग्री से टेलीस्कोप को रोटेट करवाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 336 में अगेन स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। एक तो ये इसने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिख दिया, ये बेसिकली बात थ्रोडोलाइट की हो रही है। यहाँ पे इसने ऑप्टिकल रीडिंग इंस्ट्रूमेंट बोल दिया है, वो इंस्ट्रूमेंट जिनमें हम ऑप्टिक्स का यूज करते हैं, जैसे कि हम थ्रोडोलाइट में टेलीस्कोप के अंदर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं, तो उसी को ऑप्टिकल रीडिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। तो ए में बोला है कि वर्टिकल सर्किल है वो कंटिन्यू होते हैं, उसमें रीडिंग 0 से लेके 359 डिग्री तक, क्योंकि 360 डिग्री तो वहीं आएगा जहां पे 0 डिग्री है, तो 359 डिग्री तक मार्क किया जाता है। और जब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करना होता है तो हम वर्टिकल सर्किल की रीडिंग पढ़ते हैं। इसमें या तो 0 to 359 डिग्री मेजर किया होता है या फिर 0 to 90 डिग्री के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं कि यहाँ 0 कर दिया, यहाँ पे 90 कर दिया, इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, तो ए करेक्ट है। बी में गिवन है कि जब लेफ्ट फेस में की पोजीशन में है टेलीस्कोप तो हम उसको एलिवेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल से हम उसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, जैसे लाइन ऑफ साइट पहले ऐसे थी, एलिवेट कर रहे हैं मतलब ये लाइन ऑफ साइट है। तो इस केस में वर्टिकल सर्किल की रीडिंग इंक्रीज होगी, तो बी भी करेक्ट है। और अगर हम डिप्रेस कर रहे हैं, इस तरीके से ले जा रहे हैं, तो वो डिक्रीज होगी, ऊपर वाले के केस में इंक्रीज होगी। सेम इसका उल्टा होता है फेस राइट के केस में। फेस राइट के केस में जब हम एलिवेट करते हैं तो रीडिंग डिक्रीज होती है, और जब हम डिप्रेस्ड करते हैं तो रीडिंग इंक्रीज होती है। तो सी भी करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 337 में स्टेटमेंट गिवन है लाइन ऑफ साइट के रिगार्डिंग। तो लाइन ऑफ साइट रिकॉल करते हैं पहले। ये होती है वो लाइन जो कि ऑब्जेक्टिव के सेंटर से, या ऐसे भी बोला जाता है कि ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर से और क्रॉस हेयर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनसे पास होती है, वो होती है लाइन ऑफ साइट। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स। ए में गिवन है कि आई पीस का कोई रोल नहीं होता है लाइन ऑफ साइट को डिफाइन करने में, तो करेक्ट है। बी में बोल रहा है डायफ्राम का कोई रोल नहीं होता है, तो डायफ्राम का तो रोल है, क्योंकि क्रॉस हेयर्स लगे हैं वो डायफ्राम में ही लगे हैं, तो बी करेक्ट है। सी में बोला है कि ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसका कोई रोल नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर को कनेक्ट करने वाली लाइन ही है, तो ऑब्जेक्टिव का तो रोल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बी और सी तो रॉन्ग है, ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 338 में अगेन स्टेटमेंट गिवन है। ए में गिवन है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती है, ग्रेजुएटेड सर्किल की एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो वर्नियर्स के कोइंसिडेंट अगर नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट में एसेंट्रिसिटी होगी। तो ऐसा होता है कि जो सेंटर है ग्रेजुएटेड सर्किल का और वर्नियर्स का, जिस सर्किल में वर्नियर्स रोटेट हो रहे हैं उनका सेंटर अगर वो सेम नहीं है, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं वो सेंटर, या उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेम नहीं है, जैसे कि ये तो ग्रेजुएटेड सर्किल है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है प्लेन के परपेंडिकुलर, बट वर्टिकल सर्किल का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ ऐसा है, ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में एसेंट्रिसिटी होती है। एक यहाँ पे करेक्ट है। और इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम ए और बी दोनों वर्नियर्स की रीडिंग लेते हैं, ताकि एरर जो आ रही है एसेंट्रिसिटी के कारण वो एलिमिनेट हो जाए। तो वही चीज स्टेटमेंट बी में गिवन है कि अगर हम दोनों रीडिंग का एवरेज ले लेते हैं तो वो एसेंट्रिसिटी की एरर है वो एलिमिनेट हो जाती है। सी में गिवन है कि अगर दोनों की रीडिंग में एक कांस्टेंट का ही डिफरेंस है, और ये कांस्टेंट का डिफरेंस होता है 180 डिग्री, अगर बिल्कुल भी एसेंट्रिसिटी नहीं है
तो उस केस में एक वर्नियर यहाँ पे होगा, दूसरा उसके जस्ट अपोजिट होगा। और इसकी रीडिंग अगर 10 डिग्री आ रही है तो इसकी आएगी 190 डिग्री, 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो अगर इस तरीके से आ रही है मतलब कोई एसेंट्रिसिटी की एरर नहीं है, तो आप चाहें तो सिर्फ एक वर्नियर की रीडिंग ही ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको कि दोनों की लेके एवरेज करना ही पड़े। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 339। क्वेश्चन 339 है चैन सर्वेइंग के रिगार्डिंग। अगर थोड़ा सा आपने फील्ड में किया होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट कोई इशू नहीं है, जो इसमें क्वेश्चंस में उतना आ जाएगा आपको समझ। चैन सर्वेइंग जब हम करते हैं तो एक होता है लीडर, दूसरा होता है फॉलोअर। जैसे कि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो फॉलोअर यहां रहेगा पीछे, लीडर रहेगा यहाँ पे। चैन होगी उसको वो यहां से थ्रो करेगा तो वो दोनों हैंडल्स अपने हाथ में पकड़ के रखेगा और बाकी चैन को थ्रो करेगा, तो वो चैन कुछ इस तरीके से होगी। उसके बाद जो फॉलोवर है, ये फॉलोवर है, ये लीडर है। फॉलोवर को इस चैन को फ्री करना है, इसको स्ट्रेट सेट करना है, यहाँ पे एक एरो लगाना है और उसके बाद में आगे वाली डिस्टेंस मेजर करने में सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। तो इस तरीके से एक एरो यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, इस तरीके से एरो हम लगाते जाएंगे। जब 10 बार हमने चैन की लेंथ के मेजरमेंट कर लिया है, मतलब अगर 30 मीटर की चैन है तो हम 300 मीटर लेंथ मेजर कर चुके हैं, बट अभी भी लाइन की लेंथ का मेजरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। उस केस में हम एक बार रोकते हैं प्रोसेस को। फॉलोअर होता है वो सारे के सारे एरो इकट्ठे करता है और लीडर को देता है। लीडर को एरो देने का मतलब कि इतने एरो दिए, इतने नंबर ऑफ चैन्स हमने यूज किए हैं, इतने नंबर ऑफ टाइम्स हमने चैन को यूज किया है। तो जैसे कि ये 3 टाइम्स है, एक बार यहां पे यूज किया, एक बार यहां पे यूज किया, एक बार यहां पे यूज किया। अब यहां पे अगर हमें प्रोसेस को, एरोज को समेटना है और वापस से प्रोसेस को रीस्टार्ट करना है, तो ये वाला एरो तो हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे भी चैन की लेंथ मेजर करनी है। हम कितने एरो पिक करेंगे? एक ये और एक ये। तो 3 बार चैन की लेंथ मेजर किया, मतलब 3 एरो फॉलोअर कलेक्ट करके लीडर को देगा, क्योंकि लीडर को भी अपने पोजीशन पे एरो लगाना है। यहाँ पे तो फॉलोअर के पास एरो लगा है। जैसे कि यहां से स्टार्ट करते हैं, ये फॉलोअर है, यहाँ पे एरो लगा हुआ है पहले से। लीडर को एरो चाहिए क्योंकि वो अपने जो पॉइंट है वहां पे भी तो एरो लगा के फिर आगे बढ़ना है उसने। तो 10 बार चैन यूज करने के बाद ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है हर बार, कि फॉलोवर है वो लीडर को एरो देता है, और वो नंबर ऑफ एरो उतने ही होते हैं जितनी टाइम्स नंबर ऑफ चैन को यूज किया है। तो यहाँ पे सी भी करेक्ट है। बी में गिवन है कि जो फॉलोवर है वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, क्योंकि एरो कलेक्ट करने का काम फॉलोवर का है, चैन को स्ट्रेट करने का काम फॉलोवर का है। स्पेसिफिकली एरो को कनेक्ट करने वाला काम सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, क्योंकि इस टाइप में अगर कोई मिस्टेक होती है इसमें तो वो काफी ज्यादा सीरियस टाइप की मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 340। 340 में पूछा है कि स्लोपिंग ग्राउंड पे अगर हमें चैनिंग करनी है तो फॉलिंग ग्रेडियंट या अप ग्रेडियंट किस में इजी पड़ेगा। तो ये स्लोपिंग ग्राउंड में चैनिंग करने का एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, ये उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट मेथड, या जिसको मेथड ऑफ स्टेपिंग भी बोला जाता है, उसमें इस तरीके से स्मॉल पार्ट्स में हम लेंथ मेजर करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे ये वाली लेंथ मेजर करनी है, डिस्टेंस तो हमें हॉरिजॉन्टल वाली मेजर करनी है, स्लोपिंग वाली नहीं करनी होती है। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जैसे यहाँ से ए से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ मेजर कर ली, फिर यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ मेजर कर ली, तो इसमें कोई एरर भी नहीं आती है और ये काफी ज्यादा इजी भी होता है, एक्यूरेट भी होता है। अब इसमें 2 हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम अपवर्ड करें या फिर डाउनवर्ड करें। ये की जाती है डाउनवर्ड। उसका रीजन ये है कि एक पर्सन यहाँ पे होगा, ये फॉलोवर है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे जो पर्सन है वो लीडर है। फॉलोवर का काम है उसको ग्राउंड सरफेस पे चैन बिल्कुल पकड़ के रखनी है। 1 पे जो यहाँ पे जो लीडर है वो अगर लेफ्ट या राइट जा रहा है, लाइन टेढ़ी जा रही है स्ट्रेट के बजाय, तो वो उसको गाइड करेगा और उसको पोजीशन चेंज करवा के उसको एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में लेके आएगा। जैसे कि ए यहाँ पे है, तो इस तरीके से नहीं जानी चाहिए 1 वाला बिल्कुल इसके सामने स्ट्रेट होना चाहिए। तो ए पे जो है फॉलोवर, उसको एक काम करना है, उसको इसको लीडर को गाइड करना है। चैन उसको ग्राउंड सरफेस पे रख के रखनी है तो ईजी है उसके लिए। लीडर को क्या करना है,
उसको जस्ट चैन को पकड़ के रखना है कुछ हाइट पे डिस्टेंस से, जैसे यहां से ग्राउंड सरफेस से इस हाइट पे उसको चैन पकड़ के रखनी है, एच हाइट पे। प्लस जैसे लीडर गाइड करे उसको वो फॉलो करना है, जैसे सर फॉलोवर जो गाइड कर रहा है वैसे वैसे ही इसने लीडर ने करना है। अब अगर हम अपवर्ड करते हैं तो यहाँ पे फॉलोवर होगा, यहाँ पे लीडर होगा। फॉलोवर को 2 टास्क बढ़ गए, एक तो ग्राउंड सरफेस के ऊपर को उसको चैन भी पकड़ के रखनी है और उसको इसको गाइड भी करना है, तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है वो तो ग्राउंड सरफेस पे, उसके लिए तो इजी है चैन पकड़ना, लेकिन यहाँ वाले को कुछ हाइट पे चैन पकड़ के रखनी है ग्राउंड सरफेस से, इतनी हाइट पे, प्लस इसको गाइड भी करना है क्योंकि इसकी पोजीशन तो फिक्स है, ये तो अपनी सही जगह पे है, इसको इसने करेक्ट करवा के स्ट्रेट लाइन में लाना है। तो इसलिए हम डाउन ग्रेडियंट में अगर मेजर करते हैं तो इजी रहता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 341। क्वेश्चन 341 एक टॉपिक है हाइपोटेन्यूजल अलाउंस, उस टॉपिक पे ऊपर बेस्ड है, तो हम पहले वो टॉपिक समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जहां कहीं भी इंक्लाइंड है, स्लोप है, वहां पे भी हमें डिस्टेंस मेजर करनी होती है, वो हॉरिजॉन्टल वाली करनी होती है, लेकिन एक्चुअल में हम जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वाली तो मेजर कर नहीं पाते और हम स्लोप के अकॉर्डिंग अलोंग डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे 1 चैन के इक्वल जो लेंथ है वो यहाँ पे 1 चैन से ज्यादा होगी, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाली साइड है ये इससे ज्यादा लेंथ की होगी। इट मीन्स 1 चैन अगर ग्राउंड पे है, हॉरिजॉन्टल लेंथ है, तो जो स्लोप के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस हो वो 1 चैन से ज्यादा होना चाहिए। और कितना ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए हम इस ट्राइंगल को यूज करेंगे। इस तरीके से हम अगर आर्क बनाते हैं कोई, तो ये 1 मीटर है और बी ए डैश तक की जो लेंथ है वो भी होगी 1 चैन के इक्वल, क्योंकि 1 चैन के इक्वल रेडियस लेके हमने ये एक आर्क प्लॉट किया है, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगी। हमें निकालना है ए डैश की स्लोप के अकॉर्डिंग जो अलोंग जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस से कितना ज्यादा है। इसके लिए अब हम बाहर वाला ये ट्राइंगल यूज करेंगे, जो ट्राइंगल है एबीसी, इसमें cos थीटा इक्वल होगा BC अपॉन BA डैश, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। हमें निकालना है BA डैश, तो ये हो जाएगा BC अपॉन cos थीटा। BC है वो 1 चेन लेंथ है, तो ये हो जाएगा 1 चेन इंटू सेक थीटा। ये BA डैश भी आ गया, सॉरी BA है, ये ट्राइंगल लिया ना हमने, बाहर वाला ट्राइंगल लिया है ये, तो BA है, यहाँ पे भी BA है, तो BA आ गया 1 चैन इंटू सेक थीटा के इक्वल, अगर ये स्लोप थीटा है तो, और BA डैश है वो 1 चैन है, दोनों का डिफरेंस होगा वो AA डैश के इक्वल हो जाएगा, जो कि होगा 1 चैन सेक थीटा माइनस 1 चैन। अगर 1 चैन की जगह हम L ले रहे हैं, L लेंथ की है कोई चैन, तो ये हो जाएगा L सेक थीटा माइनस L अगर बाहर ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा सेक थीटा माइनस 1। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि अगर स्लोप के अकॉर्डिंग अलोंग हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा मेजर करेंगे, ताकि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसके इक्वल हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसके इक्वल हो जाए। तो यही क्वेश्चन में गिवन है कि जब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं स्लोप के अलोंग, तो 20 मीटर चैन की इक्वल डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम 20 मीटर की डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पे पॉइंट को सेट करेंगे, तो कितना ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, यही हो गया अलाउंस। ये होगा L सेक थीटा माइनस 1 हमने भी निकाला, L की वैल्यू 20 मीटर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 342। यहाँ पे निकालना है स्लोप करेक्शन एक 3 डिग्री के स्लोप के लिए जिसकी लेंथ है लाइन की वो 100 मीटर है। तो स्लोप का करेक्शन निकालने के लिए हम एक ट्राइंगल लेंगे। हमने डिस्टेंस जो मेजर की है ये वाली कर ली है, बट एक्चुअल में हमें डिस्टेंस चाहिए होती है हॉरिजॉन्टल वाली, जो कि ये डिस्टेंस है। इन दोनों में हम रिलेशन लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस इक्वल होगी L कोस थीटा के, अगर ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस L है तो, और जो करेक्शन होगा वो हो जाएगा L कोस थीटा माइनस L। मेजर डिस्टेंस ट्रू डिस्टेंस से ज्यादा है तो करेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। L की जगह 100 है, कोस की जगह 3 डिग्री रख दोगे, -1, तो ये वैल्यू कुछ आएगी 0.137 आएगा माइनस का। अब ऑप्शन में ऐसा किसी पे भी अवेलेबल नहीं है,
तो माइनस तो कभी कभी हो सकता है, साइन के साथ नहीं देता है करेक्शन को, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन होती है, इसका तो कंसर्न नहीं है, बट ये वैल्यू भी यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ पे करेक्शन करना होगा आपको। डी में इसने आंसर की में जो आंसर गिवन है वो डी है, तो डी में करेक्शन करना है, इसको करना है 0.14, 1.14 की जगह 0.14, क्योंकि 0.13 से 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.14 आ जाएगा, तो फिर आंसर करेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 343। क्वेश्चन 343 में यहाँ पे पूछा है कि स्लोप करेक्शन को हम कब इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा कि कहीं पे अगर स्लोप है तो उसके कारण एरर आती है और हमें करेक्शन अप्लाई करना होता है, लेकिन अगर स्लोप बहुत ही कम है तो हम उस एरर को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी और हम करेक्शन नहीं अप्लाई करते, अपने वर्क को सिंपल रखते हैं। तो यहाँ यही पूछा है कि कितने डिग्री तक हो तो हम अवॉइड कर सकते हैं करेक्शन लगाना, तो इसका होता है आंसर 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री या इससे कम स्लोप है तो करेक्शन हम नहीं लगाते हैं, अगर इससे ज्यादा है तो करेक्शन लगाते हैं। आप अगर इसके सॉल्यूशन इधर उधर ढूंढने की कोशिश करोगे, इंडिया बिक्स के आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट ये मैंने वेरीफाई किया है कि जो सर्वे की कोचर वाली बुक है वहां पे ये मेंशन किया हुआ है, तो ये 3 डिग्री होगा। बी में इसने स्लोप ना देके इस तरीके से दे दिया है कि स्लोप है वो कुछ ऐसा है कि अगर ये 1 है तो ये 19 है, तो हम यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल होगा 1/19 के, और यहाँ पे हम निकालते हैं अगर थीटा, टेन इनवर्स 1/19, तो ये आएगा कुछ 3 डिग्री के आसपास ही। तो इट मीन्स सेम लाइन जो इसने ए में बोली है वो इसने बी में बोली है, बस थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ आपने एग्जाम में कैसे डील करना है वो भी आपने अभी माइंड में रख के चलना है, क्योंकि अगर अभी आपने याद नहीं रखा, आप एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा और आप ये वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको डायरेक्ट भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये एस्पेक्ट कवर नहीं कर सकती कि एग्जाम में ये क्वेश्चन है तो कैसे डील करना है, क्या इसको छोड़ना है या वैल्यूज रट के जाना है, क्या करना है। मैंने प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर सोल्व किए, वहां पे जरूर मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो बट आप उसको माइंड में लेके चलें कि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास, तो फिर वहां पे आप कैसे करोगे इसको सोल्व। क्वेश्चन 344 में पूछा है कि कौन सा इनमें से ऐसी मिस्टेक या एरर है जिसके कारण एरर या करेक्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो क्यूमुलेटिव होगा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, ये क्यूमुलेटिव, इनमें जो करेक्शन या एरर होगी वो क्यूमुलेटिव ही होगी, बट पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसा पॉसिबल सब केसेस में नहीं है। जैसे कि हम बेड रेंजिंग को कंसीडर करें, बेड रेंजिंग का मतलब है कि हमें डिस्टेंस मेजर करनी थी ये वाली, बट हम स्ट्रेट लाइन ढंग से नहीं सेट कर पाए और हमने इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी डिस्टेंस मेजर कर ली, जो कि हमेशा ज्यादा ही होगी मेजर एक्चुअल डिस्टेंस से। तो यहाँ पे एरर है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। सेम केस है स्ट्रेटनिंग के केस में, अगर आपने चैन को अच्छे से स्ट्रेट किया है तब तो आप उतनी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो जितनी की चैन की लेंथ है, लेकिन अगर अच्छे से खींच के स्ट्रेट नहीं किया है और ऐसे उसमें गांठें वगैरह रह गई हैं, तो उस केस में आप एक्चुअल जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो चैन की डिस्टेंस से कम है, क्योंकि चैन को आपने पूरा नहीं फैलाया अच्छे से। तो यहाँ पे भी सेम एक ही साइन का करेक्शन या एरर आएगी, कभी पॉजिटिव या कभी नेगेटिव, दोनों पॉसिबल नहीं है। सी है ऐसा केस है जिसमें कि दोनों पॉसिबल है। अगर एरनियस लेंथ है वो चैन की, अगर वो ज्यादा है एक्चुअल लेंथ से, तो उस केस में हम जो मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस वो एक्चुअल से कम आएगी, और इसका अपोजिट होगा अगर एक्चुअल में लेंथ है वो चैन की कम हो गई है। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस पॉसिबल है। डी में सैग गिवन है, सैग के केस में भी हमेशा सेम ही साइन की एरर आती है, डिस्टेंस हमें ये मेजर करनी है बट हम कर रहे हैं ये वाली क्योंकि हमारे चैन में सैग के कारण एरर आ रही है। तो यहाँ पे हमेशा मेजर डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा ही आएगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 345 में कुछ एरर गिवन है 1000। एक तो इस टाइप से एरर दी जा रही है रेशियो की फॉर्म में, उसका मतलब ये एरर है पर मीटर लेंथ। जैसे 100 मीटर की चैन में 1 मीटर एरर आ रही है तो पर मीटर लेंथ की एरर हो जाएगी 1/100। तो रेशियो की फॉर्म में लिखा है मतलब ये पर मीटर एरर की बात कर रहा है, और बोला है कि वो एरर है वो 1 in 1000 है।
तो नीचे वाले किस किस केसेस में एरर इसके इक्वल होगी, तो हमें हर एक का कैलकुलेट करने पड़ेगा। ए में बोला है कि चैन है वो, तो क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर और लेंथ ऑफ चैन है वो 20 mm रॉन्ग है, तो 20 मीटर में एरर आ रही है 20 mm। 1 मीटर में एरर आएगी 20 mm/20, बट हमें ऊपर नीचे यूनिट सेम रखनी होगी क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो हमें नीचे भी mm में बनाना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ जाएगा 1/1000। तो ए तो करेक्ट है। बी में है कि एक एंड चैन का जो है वो 0.9 मीटर ऑफ द लाइन है, डिस्टेंस हमें इधर लेनी थी बट यहाँ वाला एंड ढंग से नहीं लगाया गया और यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली गई इस इंक्लाइंड लाइन के लोग। तो इस टाइप के केसेस में आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना ज्यादा इजी रहेगा। वैसे ये निकलती ऐसे एरर है कि ये 20 मीटर है, ये 0.9 है और ये वाली हमें चाहिए थी, तो ये डिस्टेंस पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो होगी 20 का स्क्वायर माइनस 0.9 का स्क्वायर। ये एक्चुअल डिस्टेंस है, मेजर डिस्टेंस थी 20, तो 20 में से इसको घटाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे लेंथ ऑफ चैन जो कि है 20। तो इतना सब झमेला नहीं करना है, अपने इस h²/12 ये फॉर्मूला याद रखना है। ये सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा अगर ऑफ द लाइन है चैन या फिर इंक्लाइंड है। अगर h हाइट पे है चैन, जैसे कि एक एंड इस तरीके से है, दूसरा हॉरिजॉन्टल ना होके h हाइट पे है, तो उस केस में भी करेक्शन होता है वो h²/12 ही होता है। तो बी जो है ऑप्शन, इसकी एरर हो जाएगी बी वाले ऑप्शन के केस में, h की जगह 0.9/20 × 2, तो ये एरर आएगी। इसको जब सोल्व करोगे तो रेशियो ये 20 मीटर की लेंथ के लिए जो एरर आएगी वो होगी 0.02 मीटर, और पर मीटर अगर एरर निकालते हैं रेशियो की फॉर्म में तो 20 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी इक्वल आ जाएगा 1/1000 के, तो बी भी करेक्ट है। सी केस में और बी में तो एरर सेम ही आएगी, फर्क इतना सा कि अभी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्राइंगल बन रहा है, सी वाले केस में ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वर्टिकल प्लेन में बनेगा। ये लाइन डिस्टेंस हमें मेजर करनी थी, मेजर कर ली हमने, ये स्लोप था, तो इसके अलोंग ये वाली डिस्टेंस ये h है और ये l है। तो सी में भी सेम एरर है। डी जो केस है उसमें ऐसा है कि मिडिल से वो ऑफ है, ऑफ द लाइन है, इस तरीके से मिडिल वाला पॉइंट है वो लाइन पे ना होके लाइन से 0.45 मीटर डिस्टेंस पे है, तो हम ये वाली डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। सेम फॉर्मूला h²/12 वाला यहाँ पे लगेगा, h की वैल्यू हो जाएगी 0.45 इंटू 0.45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50। l यहाँ पे ध्यान रखना है कि 50 ले रहे हैं, क्योंकि ये जो एरर आ रही है 0.45 जो ऑफ द लाइन है वो 50 मीटर के लिए ही है। अगर 100 मीटर की निकालेंगे तो फिर डबल आएगी, इधर भी जितनी एरर आ रही है उतनी एरर इधर भी आएगी, तो ये 50 मीटर के लिए एरर आ रही है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 50 से ताकि हमें एरर मिल जाए वो पर मीटर या रेशियो की फॉर्म में मिल जाए। तो इसको 50 से डिवाइड किया तो ये जो वैल्यू आएगी ये भी होगी 1/1000, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, हर स्टेट में एरर आ रही है वो 1/1000 आ रही है। क्वेश्चन 346 में स्टेटमेंट गिवन है और यहाँ पे हमें पिक करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। काफी बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पे, जहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसा होता है कि जिसको बेसिक नॉलेज है वो भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये इनकरेक्ट है, और बाकी करेक्ट वाले स्टेटमेंट इतने इनडेप्थ स्टेटमेंट होते हैं कि स्टूडेंट उनको देख के कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखो तो ऑप्शन जो बी है, यहाँ पे इसने बोला है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से टेप की लेंथ इंक्रीज होती है, इतना तो सही है, बट मेजर डिस्टेंस विल बी टू लार्ज, ऐसे तो नहीं है, टेप की लेंथ ज्यादा है तो मेजर डिस्टेंस विल बी टू स्मॉल, और इसका अपोजिट होगा, अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है तो मेजर डिस्टेंस होगी टू लार्ज। तो बी स्टेटमेंट सबको पता होगा कि हाँ ये इनकरेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा डी। ऐसा स्पेसिफिक सा है कि इतना डेप्थ में पढ़ा नहीं होता किसी ने कि क्या है साइज और कितने पूल से स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। ए में भी थोड़ा सा इसने कंफ्यूजिंग सा लैंग्वेज लिख दी है कि हाँ है तो ये लाइन करेक्ट, इसने बोला कि इतनी मीटर टेप की लेंथ ले ली,
लेंथ है एक्चुअल में, और हम उसको अज्यूम कर रहे हैं 100 मीटर की। तो उसके बाद हम उससे जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो जिस डिस्टेंस को हम 100 मान रहे हैं उसको हमें इस वैल्यू से बढ़ाना होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो हम ये वाले डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। बट आपको ये डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हो, वहां पे एक बार ऊपर ऊपर से सारे स्टेटमेंट पढ़ें। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि एक स्टेटमेंट इतना लॉजिकल और इतना क्लियर इनकरेक्ट होता है कि बाकी स्टेटमेंट में जाने की जरूरत ही नहीं होती आपको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 347 में पूछा है सेक का करेक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू यहाँ पे पर मीटर वेट है, एल क्यूब अपॉन 24 पी स्क्वायर, या जहां यहाँ पे इसने एफ स्क्वायर लिखा है, पी ये पूल है जिससे हम स्ट्रेच कर रहे हैं चेन को। तो ऑप्शंस में देखें तो ये गिवन है ऑप्शन ए में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब वाली टर्म्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको वो भी इश्यू नहीं है। इसमें आप देखें तो डब्ल्यू क्यूब आ रहा है ऊपर, नीचे आ रहा है एफ स्क्वायर, तो जो केजी वाली यूनिट है वो कैंसिल ही नहीं होगी। हमें पता है करेक्शन है तो या तो मीटर में आएगा, लेंथ की यूनिट में आएगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे ऊपर स्क्वायर आ रहा है, नीचे क्यूब आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये वाला है, ये भी नहीं हो सकता। तो आप अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यहाँ पे लगाओगे, फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ हो गया ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 348। क्वेश्चन 348 में करेक्शन पूछा है स्लोप करेक्शन, जहां पे डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं थीटा डिग्री पे कोई स्लोप है उसके अलोंग एल, बट हमें डिस्टेंस तो एक्चुअल में चाहिए होती है, वो हॉरिजॉन्टल वाली चाहिए होती है हमेशा। तो अगर ये एल है तो ये एल कोस थीटा होगा। करेक्शन हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो एल कोस थीटा माइनस एल। अगर हम माइनस एल बाहर लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, जो कि इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। तो ये हो जाएगा माइनस 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि गिवन है ऑप्शन ए में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 349। क्वेश्चन 349 में जो स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला होता है ये गिवन है, और इसमें पूछा है कि सेकंड वाली टर्म को हम कब इग्नोर कर सकते हैं। तो स्लोप करेक्शन हम जो कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे कि ये स्लोप के अलोंग हमने डिस्टेंस मेजर की है एल, बट एक्चुअल में हमें डिस्टेंस मेजर करनी थी ये हॉरिजॉन्टल वाली। तो हमने ये करेक्शन लगाया कि एक्चुअल में हमने मेजर की एल, इसमें से हमने माइनस कर दी हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस, और ये हाइट अगर h है तो हम हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि आ जाएगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट। एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर में फिर हम एल बाहर लेके इसको 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन की टर्म में लिख सकते हैं, और इसको एक्सपैंड कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इसमें काफी सारी इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, बट हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं और हम आगे की टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि एल की वैल्यू काफी बड़ी है, और इस केस में एच रेज टू पावर 4 अपॉन 8 एल रेज टू पावर 4, ये वैल्यू है वो काफी छोटी हो जाती है, और जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वैल्यू और छोटी होती जाएगी। तो मोस्टली हम इसके स्टार्टिंग के ये फर्स्ट वाली टर्म ही ले लेते हैं एच स्क्वायर अपॉन 12, और आगे की टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर करने के लिए गाइडलाइन ये है कि अगर स्लोप है वो 1/25 से फ्लैट है तो हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर स्लोप इससे ज्यादा है, अगर स्टीप स्लोप है, तो ऑब्वियसली एच की वैल्यू ज्यादा होगी और हम इन टर्म्स को इग्नोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितने एक 20 मीटर लेंथ के लिए हाइट में राइज कितना हो कि हम ये सेकंड वाली टर्म को इग्नोर कर पाए। ये यहाँ पे गिवन है कि एच कितना हो 20 मीटर की लेंथ के लिए। तो मान लिया कि हम एच ले रहे हैं अभी, इसको एच अपॉन 20, इस स्लोप की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो सकती है 1/25 के इक्वल, या तो ये स्लोप 1/25 से कम फ्लैट होगा, मतलब स्लोप कम होगा, या फिर इसके इक्वल हो सकता है। तो हम इक्वल वाली टर्म से कैलकुलेट करते हैं, जो भी इससे छोटी वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। तो एच अपॉन 20 इज इक्वल टू 1/25, और यहां से एच आ जाएगा 20/25, ये आएगा 4/5,
और ये आ जाएगा 0.8। अगर 20 मीटर की डिस्टेंस में हाइट का जो राइज हो रहा है, जैसे ये 20 मीटर है या ये है, वैसे स्लोप की बात करें तो ये वाली डिस्टेंस होती है, बट थोड़ा सा हम इतना अप्रोक्सीमेशन करके चलते हैं सर्वे में कि हम इस वाली डिस्टेंस को ले लेते हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा उससे स्लोप में। तो ये h है, ये या तो 0.8 मीटर हो या इससे कम हो, तो हम इस सेकंड वाली टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, और इससे छोटा एक ही ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसने वैसे तो एग्जैक्टली पूछा है लेस देन, तो लेस देन तो है 0.8 मीटर, 0.8 मीटर से जो भी कम है h की वैल्यू, उसके लिए हम सेकंड टर्म को इग्नोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे 0.8 नहीं दिया है, तो 0.5 वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। आंसर की में आंसर गिवन है वो ऑप्शन डी है, जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 350। नेक्स्ट है क्वेश्चन 350। 350 में जैसे हमने पिछले एक क्वेश्चन में किया था कि एरर रेशियो निकाला था, पर मीटर एरर निकाली थी, उसी के रिगार्डिंग है। यहाँ पे गिवन है कि एक 100 मीटर की टेप है, जिसमें 50 मीटर का पे जो पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर ऑफ द लाइन है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे ना होके यहाँ से ऑफ द लाइन है, 50 सेंटीमीटर यहाँ पे है। इस केस में हमें एरर कैलकुलेट करनी है, और हमने पढ़ा था एरर का फॉर्मूला h²/12। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 50। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि 50 में आ रही है 50 सेंटीमीटर की एरर, ऑफ द लाइन आ रहा है जो 50 सेंटीमीटर। अगर 100 मीटर की लोगे तो एरर ट्वाइस होगी, क्योंकि 50 मीटर में भी एरर आ रही है, अगेन ये सेम एरर फिर अगले 50 मीटर में भी आ रही है। यहाँ पे इसने एक लाइन लिखी है 50 मीटर सेक्शन आर स्ट्रेट। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो 50 मीटर का सेक्शन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे बिल्कुल भी ऑफ द लाइन नहीं है, कुछ भी बिल्कुल स्ट्रेट है, आगे वाला भी स्ट्रेट है, बट जो मिड पॉइंट है वो ऑफ द लाइन है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/8 इंटू 50, तो 1/400। ये है 50 मीटर की टेप में एरर, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 50 से, तो ये आ जाएगा 1/20,000, जो कि गिवन है ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के लेक्चर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।